नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में पुनरुद्धार किए गए श्री काशी विश्वनाथ धाम का किया लोकार्पण। पौड़ी के लक्ष्मी नारायण मंदिर समेत देश प्रदेश के विभिन्न शिवालयों में देखा गया सीधा प्रसारण। उत्तराखंड पुलिस को हाईटेक करने के लिए आईआईटी के साथ मिलकर किया जाएगा काम। स्मार्ट पुलिस के विजन को साकार करने के लिए मुख्य सचिव संग पुलिस अधिकारियों ने की चर्चा। देहरादून के कैंट क्षेत्र से भाजपा विधायक हरबंस कपूर का निधन। राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री समेत तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के रक्षा उत्पादों की प्रदर्शनी का किया वर्चुअल उद्घाटन। कोटद्वार में प्रदर्शनी का हुआ शुभारंभ। देहरादून में भी प्रदर्शनी का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण का लोकार्पण किया। इस अवसर पर 3000 से अधिक संत और पदाधिकारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री पहले काल भैरव मंदिर पहुंचे, जिसे काशी का रक्षक माना जाता है। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। उसके बाद प्रधानमंत्री गंगा जल लेकर काशी विश्वनाथ गलियारे से होते हुए काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। श्री काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण का निर्माण कार्य 3 अरब 39 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। ये परियोजना 5 लाख वर्ग फुट के व्यापक क्षेत्र में फैली हुई है। इससे पहले ये परिसर मात्र 3000 वर्ग फुट में था। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी विश्वनाथ का ये भव्य स्वरूप सनातन धर्म का प्रतीक है। विश्वनाथ धाम अकल्पनीय अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है। उसका वैभव विस्तार ले रहा है। इसकी विशेषता आसमान छू रही है। यहां आसपास जो अनेक प्राचीन मंदिर लुप्त हो गए थे, उन्हें भी पुनः स्थापित किया जा चुका है। बाबा अपने भक्तों की सदियों की सेवा से प्रसन्न हुए हैं, इसलिए उन्होंने आज के दिन का हमें आशीर्वाद दिया। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति। ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने लोगों से स्वच्छ भारत का सपना साकार करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के बिना आगे बढ़ पाना मुश्किल है। माता अन्नपूर्णा की कृपा से कोरोना के कठिन समय में देश ने अपने अन्न भंडार खोल दिए। कोई गरीब भूखा न सोए, इसका ध्यान रखा। मुफ्त राशन का इंतजाम किया। साथियों, जब भी हम भगवान के दर्शन करते हैं, मंदिर आते हैं, कई बार कुछ संकल्प लेकर भी जाते हैं। मेरे लिए तो जनता जनार्दन, मेरे लिए हर भारतवासी ईश्वर का ही अंश है। जैसे सब लोग भगवान के पास जाकर के मांगते हैं, जब मैं आपको भगवान मानता, जनार्दन को ईश्वर का रूप मानता हूं, तो मैं आज आपसे कुछ मांगता हूं। मैं आपसे अपने लिए नहीं, हमारे देश के लिए 3 संकल्प चाहता हूं। भूल मत जाना, 3 संकल्प चाहता और बाबा की पवित्र धरती से मांग रहा हूं। पहला स्वच्छता, दूसरा सृजन और तीसरा आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास। स्वच्छता
जीवन शैली होती है, स्वच्छता अनुशासन होती है। ये अपने साथ कर्तव्यों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला लेकर आता। भारत चाहे जितना ही स्वच्छ नहीं रहेगा तो हमारे लिए आगे इस दिशा में हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन हमें अपने प्रयासों को और कर्तव्य की भावना से भरा आपका एक छोटा सा प्रयास देश की बहुत मदद करेगा। काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री ने मार्च 2019 में काशी विश्वनाथ धाम परियोजना की आधारशिला रखी थी। इस परियोजना से काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा घाट से जोड़ा गया है। परियोजना के पहले चरण में 23 भवनों का उद्घाटन किया गया। इस परियोजना के तहत यात्री सुविधा केंद्र, पर्यटक सुविधा केंद्र, वैदिक केंद्र, संग्रहालय, दर्शक दीर्घा, फूड कोर्ट आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहां रैंप, एस्केलेटर आदि सुविधाएं भी प्रावधान इनका किया गया है ताकि दिव्यांगजन और बुजुर्ग भी आसानी से बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकें। वाराणसी के काशी विश्वनाथ में हुए भव्य कार्यक्रम का लाइव प्रसारण पौड़ी के लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी देखा गया। भाजपा के विधायक और जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम को मंदिर में एलसीडी स्क्रीन लगाकर लाइव देखा। इस अवसर पर विधायक मुकेश कोहली ने कहा कि यह अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है कि देश भर में काशी के दर्शन एक साथ हो रहे हैं। देश के विभिन्न शिवालयों को इस कार्यक्रम से जोड़ा गया है। ये हिंदुत्व और सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी सौगात है। निश्चित तौर पर 2014 से जब से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए और हिंदुत्व में भक्ति को जगाने के लिए खुद इतनी मेहनत की है, खुद इतने वो भक्तिमय हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उनकी भक्ति से अभिभूत होकर इस कार्यक्रम को यहाँ पर कर रहा है, उसको सजीव जिसे हम लाइव कहते हैं उसको देख रहा है। प्रदेश भर में भाजपा की नगर और मंडल इकाइयों को अपने क्षेत्रों के शिवालयों और अन्य मंदिरों में इस आयोजन के प्रसारण की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आज देश के प्रधानमंत्री विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कर रहे हैं और निश्चित तौर से जब 8 मार्च 2019 को इसका जो उन्होंने एक आधारशिला रखी थी और आज ये भव्य विश्वनाथ मंदिर बन के तैयार हो, उसका कॉरिडोर बन के तैयार हुआ है जिसमें कि 400 करोड़ रुपए की धनराशि लगभग इसमें खर्च हुई है। और आज पूरे देश के लिए हम पूरी भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश में 252 मंडलों में, इस मंडल में भी प्रत्येक उस मंडल में जो भी मंदिर होगा उस पर एक एलसीडी के माध्यम से हम विश्वनाथ में जो कार्यक्रम का उद्घाटन हो रहा है, मोदी जो जलाभिषेक करें उसका सीधा प्रसारण अपने कार्यकर्ताओं को, आम जन को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव एसएस संधू ने कहा है कि तेजी से बढ़ रहे साइबर क्राइम से निपटने के लिए विशेष हाईटेक तकनीक की आवश्यकता है। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस आईआईटी के साथ मिलकर काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मार्ट पुलिस के विजन को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड पुलिस के सभी अधिकारियों की देहरादून स्थित पुलिस हेडक्वार्टर में हुई एक कॉन्फ्रेंस में साइबर क्राइम समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि पुलिस को आधुनिक बनाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। आजकल ट्रेडिशनल क्राइम की बजाय साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसके लिए एक स्पेशल और विशेष प्रयास की जरूरत है, क्योंकि बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी वाला जो क्राइम है। तो एक ये निर्णय लिया गया कि हमारे पुलिस विभाग इसमें बिल्कुल आधुनिक रहे, इसलिए एक जो इंडिया का बेस्ट आईआईटी है जिसमें कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट साइबर सिक्योरिटी में सबसे अच्छा है, उसके साथ एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा जिसमें जो खर्चा होगा वो शासन देगा। कॉन्फ्रेंस के बारे में जानकारी देते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि मुख्य सचिव को पुलिस के कार्यों में आने वाली बाधाओं के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। पुलिस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हमने इसलिए किया है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है स्मार्ट पुलिसिंग का, स्मार्ट मतलब स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, मॉडर्न एंड मोबाइल, अलर्ट एंड अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड टेक सेवी एंड ट्रेंड, मतलब टेक्नोलॉजिकली आगे
तो उस विजन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसी के इनॉग्रेशन के लिए हमने माननीय मुख्य सचिव महोदय को बुलाया था मुख्य अतिथि के रूप में। उनके सामने हमने पुलिस क्या कर रही है, क्या उसका विजन है और कैसे हम उसको आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, इस सब के बारे में प्रेजेंटेशन किया। अपनी कुछ इश्यूज भी हमने उनके सामने रखे, वो उन्होंने बहुत ही सकारात्मक रूप से चीजों को लिया। एक तो बहुत बड़ी उन्होंने वो क्या ही है कि हम किसी IIT के साथ MOU करें जिससे कि हम टेक्नोलॉजी में पीछे ना रहें। देहरादून के कैंट क्षेत्र से भाजपा विधायक हरबंस कपूर का आज सुबह निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। वे लगातार 8 बार विधायक चुने गए थे। उन्होंने उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष का पदभार भी संभाला था। उनके निधन के चलते आज देहरादून जिले के सारे सरकारी कार्यालय बंद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधायक हरबंस कपूर के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, उत्तराखंड से पार्टी के वरिष्ठ साथी हरबंस कपूर जी के निधन से दुखी हूं। वे विधायी कार्यों के दिग्गज और अनुभवी प्रशासक थे। वे जनसेवा और सामाजिक कल्याण में अपने योगदान के लिए सदैव याद किए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी उनके निधन पर शोक जताया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल, गणेश जोशी, विधायक खजानदास समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए दोपहर 2 बजे प्रदेश कार्यालय भी लाया गया। यहां उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में पदाधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने उनके निधन पर दुख जताते हुए कहा कि हरबंस कपूर ने अपने संपूर्ण जीवन काल में समाज और राष्ट्र के लिए अपना योगदान दिया है। उनके जाने से पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा है। आज मन बहुत दुखी है। जिन्होंने हमको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, संपूर्ण जीवन जिन्होंने हमेशा समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम किया, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। हमारे वो एक तरह से मार्गदर्शक भी थे और भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। और आज उनका हमारे बीच से जाना हमारी पूरे प्रदेश के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारी पार्टी के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं आज बहुत दुखी मन से उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को, उनके सभी चाहने वालों को, सभी कार्यकर्ताओं को इस असीम दुख को जो कि अचानक आया है, इसको सहन करने की शक्ति प्रदान करे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। कपूर साहब हमारे सीनियर मोस्ट विधायक थे और बहुत कह सकते कि जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे। विधानसभा अध्यक्ष रहे हों, मंत्री रहे हों या फिर विधायक के रूप में, सबसे पहले वो एक कार्यकर्ता थे। उनका व्यवहार हमेशा एक कार्यकर्ता का व्यवहार होता था और ऐसे जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता का इस तरह से चले जाना निश्चित रूप से पार्टी को कहीं न कहीं एक गैप पैदा करता है। हरबंस कपूर जी ने हमेशा से राजनीति में जनता के बीच में एक बड़ा स्थान बनाया है। हर चुनाव के बाद उनका वो स्थान में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है और उन्होंने उस क्षेत्र की जनता के दिलों पर राज किया है। उन्होंने एक जनप्रतिनिधि के रूप में अनेक दायित्वों का और संगठन के अनेक दायित्वों का निर्वहन किया है। उत्तर प्रदेश में भी मंत्री रहे, उत्तराखंड में मंत्री रहे, तो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने जिस पद को ग्रहण किया उस पद की गरिमा को उन्होंने बढ़ाने का काम किया है। आज ऐसे वरिष्ठतम नेता हमारे बीच में नहीं है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा राजनीति में जो हम उसकी क्षतिपूर्ति की बात करते हैं तो वो संभव नहीं है। दुख का पल है और मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख का क्षण है, क्योंकि 1984 से हमारे उनसे बहुत व्यक्तिगत संबंध रहे, पारिवारिक संबंध रहे, पार्टी के नाते संबंध रहे और एक गार्जियन की भूमिका में जिस प्रकार से आदरणीय हरबंस कपूर जी अपना हमारे साथ व्यवहार करते थे
मैं जानता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता की और पूरे प्रदेश की एक भूमिका में रहे, गार्जियन की भूमिका में रहे, और जो जिस प्रकार से सरल, मृदुभाषी और सौम्य व्यवहार के थे, ऐसे बिरले ही राजनेता अब देखने को मिलेंगे। कपूर साहब के रूप में हमने एक ऐसा उत्तराखंड हितैषी नेता को खोया है जिसकी निकट भविष्य में भरपाई हो पाना बड़ा असंभव है। कपूर साहब जी 8 बार के विधायक रहे, मंत्री रहे और विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, और मैं कह सकता हूं कि इतने डाउन टू अर्थ थे कि कोई भी व्यक्ति उनके पास गया, किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं किया, और उसके सम्मान देने का जो काम वो करते थे, ऐसी मिसाल अन्य जगह मिलना बड़ा मुश्किल होता है। स्वाभाविक बात है, उनका असमय जाना उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। उत्तराखंड विधानसभा भवन में भी स्वर्गीय हरबंस कपूर के निधन पर शोक सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। देहरादून के लक्खीबाग शमशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बनी रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा है कि पुस्तकालयों में भारत के प्राचीन ज्ञान विज्ञान, वेदों, उपनिषद, ग्रंथों, संस्कृति और सभ्यता का डॉक्यूमेंटेशन किया जाए। उन्होंने लाइब्रेरी को हमारे प्राचीन ज्ञान विज्ञान, सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण का केंद्र बनाने पर जोर दिया। राज्यपाल ने आज नई दिल्ली में आयोजित 75वां आजादी का अमृत महोत्सव तथा पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग का शैक्षिक उत्कर्ष का उत्सव को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकालयों की शिक्षा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे पुस्तकालय ज्ञान और सूचनाओं के विशाल भंडार हैं। उन्होंने कहा कि आज इंटरनेट, डिजिटलाइजेशन और मोबाइल कल्चर के युग में सूचनाएं और ज्ञान हमारे फिंगर टिप्स पर हर वक्त मौजूद हैं, लेकिन पुस्तकालयों का महत्व कहीं भी कम नहीं हुआ है। राज्यपाल ने कहा कि लाइब्रेरी औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है। मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देखने वाले छात्रों की राह में अब आर्थिक परेशानी बाधा नहीं बनेगी। प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की फीस में भारी कमी की है। एमबीबीएस के विद्यार्थियों को 4 लाख रुपए सालाना फीस अदा करनी पड़ती थी, लेकिन अब सरकार के फैसले के बाद केवल 1,45,000 रुपए सालाना फीस के रूप में देने होंगे। दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर आशुतोष सयाना ने बताया कि नॉन बॉन्डेड बच्चों के लिए फीस कम होने से बच्चों को काफी मदद मिलेगी। 11 दिसंबर को एक शासनादेश निर्गत हुआ है और जिसमें राज्य के मेडिकल कॉलेजों में नॉन बॉन्डेड छात्रों के लिए जो पहले 4 लाख फीस हुआ करती थी प्रतिवर्ष, वो अब घट करके 1,45,000 हो चुकी है। और ये खुशी की बात है छात्रों के लिए और विशेषकर गरीब छात्रों के लिए, और जो यहाँ पर इसी राज्य में जो है यहाँ पर अध्ययन करना चाहते हैं नॉन बॉन्डेड सीट पर, और उनके लिए अच्छा अवसर है। और ये नए प्रवेशित छात्रों के लिए जो इस वर्ष प्रवेश करेंगे उनके लिए, और आगे से जो पहले से भी अध्ययनरत हैं उनके लिए भी इस शासनादेश में स्पष्ट लिखा है कि उनके लिए भी यह फीस जो है उनके लिए भी मान्य होगी। और मुझे लगता है ये सरकार का अच्छा कदम है। वहीं अभिभावकों ने भी सरकार के इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। इससे फीस को लेकर उनका तनाव भी दूर हुआ है। और मैं यही उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। जब हमने 2019 में बच्चे को एडमिशन दिलाया था, उस समय जब हम कंपेयर करते थे अदर स्टेट से, बड़ा दुख होता था कि यहाँ की फीस बहुत ज़्यादा है, अब्रोडली ज़्यादा है, हमारी सरकार फीस बहुत ज़्यादा ले रही है। तो देखा बच्चों ने भी काफ़ी संघर्ष किया और आज ये फीस सरकार ने कम कर दी, लगभग 1/3 हो गया। तो ये इससे बड़ा खुशी तो है, और साथ साथ मतलब सबसे बड़ी खुशी बच्चों को हुआ कि हम बच्चों पे, पेरेंट्स पे बर्डन नहीं, उनको भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ा रहता था। जब इनसे बात करते थे तो लगता पापा मेरी फीस ज़्यादा, क्योंकि हमने स्टडी करी अदर स्टेट से, तो कंपेयर करने से बच्चों को थोड़ा वो फील हो रही थी, तो इससे बहुत अच्छा। एमबीबीएस के छात्र छात्राओं ने भी फीस कम करने के लिए फैसले को स्वागत किया है। द्वितीय वर्ष मेडिकल कॉलेज का छात्र हूँ
अब हमें बड़ी खुशी हो रही है कि अब हमें 4 लाख फीस नहीं देनी पड़ेगी। अब उसके लिए हमें केवल 1,45,000 फीस देनी पड़ेगी, जो ऑल इंडिया में सभी मेडिकल कॉलेजों में लागू रहती है। 4 लाख फीस जो ली जा रही थी, उसकी वजह से क्या था कि ऑल इंडिया की जो सीटें थी ऑल इंडिया कोटा की, वो बच्चे नहीं आ रहे थे क्योंकि और जगह से बहुत ज़्यादा थी। और ये जो मेडिकल का छात्र है, काफ़ी साल मेहनत करता है इधर आने के लिए, वो 4 लाख फीस देना नहीं चाहता है। उसके लिए मतलब जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उन्होंने क्या कहते हैं, ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया, जिसकी वजह से फीस का। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल माध्यम से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के रक्षा उत्पादों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। देश में 9 रत्नों के नाम से जाने जाने वाली BEL की एक शाखा द्वारा कोटद्वार में भी इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश में ही रक्षा संबंधी उपकरण बनाए जा रहे हैं, जो कि आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम हैं। इसमें BEL का बहुत बड़ा योगदान है। रक्षा प्रदर्शनी से आम लोगों का अपने देश की रक्षा प्रणाली और उपकरणों के ऊपर भरोसा स्थापित होगा। प्रदर्शनी में BEL कोटद्वार के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही स्कूली बच्चे उपस्थित रहे। ये प्रदर्शनी आगामी 19 दिसंबर तक चलेगी। BEL कोटद्वार के महाप्रबंधक A रुधिरा मूर्ति ने कहा कि इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य लोगों को रक्षा संबंधी उपकरणों और सिविल क्षेत्र में बनाए गए उपकरणों की जानकारी देना है। ये उद्देश्य क्या है, मतलब सो वी ईच ऑफ द यूनिट्स we have to demonstrate और show to the public 75 साल में क्या क्या बनाया हम, और डिफेंस इंडस्ट्री में क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाया, क्या क्या टेक्नोलॉजीज बनाया, क्या क्या इंडिजिनाइजेशन बनाया, अभी प्रोग्राम क्या है, आगे कैसे करूँगा, कैसे वो इम्पोर्ट अभी नेट इम्पोर्ट पॉजिटिव में चल रहा है, वो उद्देश्य अगले बढ़ना चाहिए। वो इम्पोर्ट, टोटल इम्पोर्ट कंटेंट नेगेटिव होना चाहिए। उप महाप्रबंधक रामपाल सिंह ने प्रदर्शनी में लगाए गए रक्षा उपकरणों और सिविल क्षेत्र में लगे उपकरणों के बारे में जानकारी दी। प्रोडक्ट्स हैं हमारे जो हम डिफेंस के लिए और सिविल मार्केट के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा 80% प्रोडक्शन डिफेंस के लिए है, जैसे जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, नाइट विजन डिवाइसेज हैं और रेडियो हैं, कुछ जो हम लोग डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं। सिविल मार्केट के लिए क्या है, जैसे हम लोगों ने अभी गेट डेवलप किया है मेट्रो के लिए अभी, और उसका ट्रायल भी हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन भी किया था। और इस टाइप से हमारे और कुछ हमने सिविल के लिए, जैसे अभी हम लोग स्मार्ट सिटी मार्केट उसमें घुसे हैं। अभी लोग स्मार्ट सिटी के लिए हम काम करें, जो इसमें स्मार्ट सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो हम लोग स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। हम लोगों ने जो इधर नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्मार्ट सिटी बनवाए हैं। और इसी के साथ समाचारों का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।